हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आज हम क्लास 8 इंग्लिश इट्स सो हैपन टेक्स्ट बुक का चैप्टर 4 द ट्रेजर विद इन के एक्सरसाइजेस डिस्कस करने वाले हैं। अगर इस चैप्टर का आपने पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है तो आपके टॉप राइट कॉर्नर में इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और उस वीडियो को ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन is it likely that someone who is original and intelligent does not do very well at school? Should such a learner be called a failure? If not, why not? So ऐसा हो सकता है क्या कि कोई जो ओरिजिनल हो, जिसके पास ओरिजिनल आइडियाज़ हो और जो इंटेलिजेंट हो, जिसका दिमाग बहुत तेज़ हो, वो स्कूल में अच्छा नहीं कर पा रहा हो? क्या ऐसे लर्नर को, ऐसे सीखने वाले बच्चों को आप फेलियर बुलाओगे? अगर नहीं तो क्यों नहीं? सो ऑब्वियसली आपके पास इस चैप्टर में हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर का एग्जाम्पल है, जो कि एक्चुअली ओरिजिनल थे। इनके स्केचेस बहुत अच्छे थे एंड उनकी इंटेलिजेंस उनके स्केचेस में दिखती थी। फॉर एग्जांपल टेक्निकल ड्राइंग जब वो बनाते हुए देख रहे थे आर्किटेक्चर के ऑफिस में, तो उन्होंने तुरंत ही गलती निकाल दी। सो ही वॉज इंटेलिजेंट, बस प्रॉब्लम उनके साथ ये थी कि वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते थे। So yes, it is likely that someone who is original and intelligent does not do very well in school. They should not be called a failure because they might have hidden talents which they couldn't exhibit in the academic curriculum. So ऐसा हो सकता है कि जो academic curriculum है उसमें वो अपना टैलेंट नहीं दिखा पा रहे हो। इट कैन बी ईदर बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, कि उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा। सेकेंडली, हमारे स्कूल के करिकुलम में ऐसा अज्यूम किया जाता है कि हर बच्चा हर एक सब्जेक्ट में अच्छा होना चाहिए। और हमारे जो रिजल्ट है, रिपोर्ट कार्ड है, उसमें जो फाइनल ग्रेड्स या परसेंटेज आते हैं वो क्यूमुलेटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा हूँ और मेरे लेट्स सपोज 90+ मार्क्स आते हैं इंग्लिश में, एंड मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है सपोज, एंड मेरा साइंस अच्छा नहीं है, एंड मेरी उसमें 50-30 इस टाइप के लाइक ऑलमोस्ट पासिंग मार्क्स आ रहे हैं, बट ओवरऑल जब मेरा ग्रेड आएगा, ओवरऑल जब मेरे परसेंटेज आएंगे तो बहुत कम होंगे। तो उस रिजल्ट से ये नहीं दिख पाएगा कि ये बच्चा इंग्लिश में बहुत अच्छा है, एंड क्या पता आगे जाके या तो वो इंग्लिश टीचर बन सकता है या ट्रांसलेशन में काम कर सकता है, एनी अदर स्किल दैट रिक्वायर्स इंग्लिश कम्युनिकेशन। जर्नलिज्म ले लीजिए आप, न्यूज़पेपर में एडिटर्स होते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, देयर आपको वो इंग्लिश स्किल काम आती है। अब आप उस बच्चे को फेलियर नहीं बुला सकते बिकॉज उसकी एक सर्टन स्किल्स हैं, एंड ये लिमिटेशन है एकेडमिक करिकुलम की कि वो इस तरह के टैलेंट को उभार नहीं पाती है। मैंने एग्जाम्पल यही दिया हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर का, एंड वो बोलते भी है कि ही वॉज अ स्ट्रीट स्मार्ट। अ पर्सन कैन बी स्ट्रीट स्मार्ट इवन दो दे आर नॉट बुक स्मार्ट। बुक स्मार्ट का मतलब हुआ कि उनके पास बुकिश नॉलेज ना हो, स्पेशली हर सब्जेक्ट्स की, लेकिन वो स्ट्रीट स्मार्ट हो सकते हैं। दे कैन नो वॉट टू डू इन रियल लाइफ। एंड ऐसा बहुत बार होता है कि जो लोग अच्छे से पढ़े लिखे नहीं हैं बट वो रियल लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि लाइफ में क्या चाहिए होता है, हाउ टू सक्सीड इन लाइफ। उनके पास बुकिश नॉलेज नहीं है, ठीक है, बट दे हैव एक्सपीरियंस, दे हैव दैट स्मार्टनेस। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर भी वन ऑफ देम यू कैन से हैं। फॉर एग्जाम्पल, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट डू वेल इन स्कूल बट his talent of drawing made him excel as an architect. It is important to discover the talents those learners have which they excel at and nurture those talents and help them improve so that they can excel in that direction. So हमें उनको फेलियर नहीं बुलाना चाहिए बिकॉज हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर थे, उनके स्केचेस बहुत अच्छे थे, ड्राइंग बहुत अच्छी थी उनकी, एंड फाइनली वो आर्किटेक्ट बने, सक्सेसफुल आर्किटेक्ट बने। एंड सिंस ही इज़ स्ट्रीट स्मार्ट हैं वो, तो उनको पता है कि उन्हें कैसे डील करना है अपने क्लाइंट से, कैसे वो निकाल लेते हैं उनके क्लाइंट्स के नीड्स को बाय रीडिंग देम। उन्होंने बहुत सारे नॉलेज गैदर किए, सोशियोलॉजी की, साइकोलॉजी की, एट्सेट्रा। द होल पॉइंट इज़ कि हमें उन्हें फेलियर ना बुला के उन्हें गाइड करना चाहिए उसी डायरेक्शन में जहाँ पे वो एक्सेल करते हैं। क्वेश्चन 2, हु इन योर व्यू इज एन अनयूजुअल लर्नर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी नज़र में एक अनयूजुअल लर्नर कौन है। अनयूजुअल नहीं, जो नॉर्मल नहीं है, जो नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से एक यूजुअल लर्नर नहीं है, तो डिफरेंटली वो चीज़ें सीखता है। एंड फर्स्ट केस और सेकेंड केस जो क्वेश्चन थे, उन दोनों का आंसर आप एल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो अनयूजुअल लर्नर्स होते हैं, दे डोंट फॉलो कन्वेंशनल लर्निंग मेथड्स। वो जो है कन्वेंशनल जो लर्निंग मेथड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल स्कूल में जाके सब्जेक्ट्स पढ़ना, रीडिंग करना, होमवर्क करना, वो इन कन्वेंशनल मेथड्स को फॉलो नहीं करते हैं। या तो आप बोलिए दिमाग उनका ऐसे ही चलता है कि उनको पसंद नहीं आता ये जो मेथड्स हैं, या ये मेथड्स वो समझ नहीं पाते, उनका अलग तरीका होता है समझने का। एंड क्योंकि हमारे स्कूल दे टेंड टू फोकस ऑन द ब्रॉड एरिया, वो चाहते हैं कि आप हर एरिया को एक्सप्लोर करें। वो ये अज्यूम करते हैं कि आप अभी से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको कहाँ जाना है, एंड दे एक्सपेक्ट यू टू एक्सेल एवरीवेयर। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हर एक सब्जेक्ट में एक्सेल करें रादर देन गेन नॉलेज।
तो क्या होता है कि ये जो लर्नर्स हैं दे फोकस ऑल देयर अटेंशन ओनली ऑन द इंटरेस्ट एरिया। तो अपना जो अटेंशन है सिर्फ इंटरेस्ट एरियाज में फोकस करते हैं, तो बाकी जगह एक्सेल नहीं कर पाते। सो यू कैन सी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एक सब्जेक्ट में एक्सेप्शनली गुड होते हैं, एंड कोई अगर एक्सेप्शनली गुड है किसी सब्जेक्ट में तो यू कैन सी कि उनका ब्रेन बहुत हेल्दी है, दे आर वेरी गुड लर्नर्स। अनयूजुअल इसलिए हैं क्योंकि वो हर जगह अपना अटेंशन नहीं बना पा रहे हैं। दे आर एक्सट्रीमली ब्राइट इन स्पेसिफिक स्किल सेट्स। स्किल सेट्स का मतलब ये है कि वो स्पेसिफिक स्किल्स में बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं। आप देखोगे कि स्कूल में ऐसा होता है कि जो क्लास का टॉपर हो, ज़रूरी नहीं है कि वो डिबेट में भी अच्छा हो, ज़रूरी नहीं है वो एलोक्यूशन में भी अच्छा हो, ज़रूरी नहीं है वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो। सो यू कैन सी कि अगर आप अपने स्कूल में भी आप देखोगे तो कोई बच्चे को टीचर सिर्फ इसी काम के लिए लेता है कि हाँ आप असेंबली करवाओ, किसी बच्चे को स्पेशली सिर्फ वो कैप्टन रहता है स्पोर्ट्स का, एंड कोई बच्चा टॉप ऑफ द क्लास होता है। सो बहुत अलग अलग स्पेक्ट्रम हमें ऑलरेडी स्कूल में दिखते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ कि जब फाइनल ग्रेड कार्ड आता है तो सिर्फ जो एकेडमिकली अच्छा करता है उसको ब्राइट बताया जाता है। सो ये जो अनयूजुअल लर्नर्स हैं वो फिट नहीं होते उसमें, बिकॉज दे आर ओनली ब्राइट इन स्पेसिफिक स्किल सेट्स, दे हैव यूनिक थिंकिंग स्टाइल्स, और उनके सोचने का तरीका भी बहुत यूनिक होता है। एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन इसलिए फिट होते हैं अनयूजुअल लर्नर्स में से कि एक बहुत ही फेमस स्टोरी है उनके अराउंड कि वो हिस्ट्री क्लास में उन्हें बहुत गुस्सा आता था कि उन्हें डेट्स याद करने पड़ते थे, यानी उनके हिसाब से वो डेट्स याद नहीं कर पाएंगे। सो एक बार हिस्ट्री क्लास में टीचर ने उनसे पूछा कि ये वॉर कब हुआ था। सो वो खड़े होकर बोले मुझे ये नहीं पता कि वॉर कब हुआ था, लेकिन मुझे ये पता है कि वॉर किनके बीच में हुआ था और क्यों हुआ था। और ऐसा बैक आंसर पे उस टीचर ने उसे निकाल दिया था। एंड इस तरह के इंसिडेंट्स बहुत हो रहे थे आइंस्टाइन के साथ, बिकॉज उनके दिमाग में ये उनकी धारणा थी कि हम डेट्स क्यों याद करें, डेट्स तो हम कभी भी बुक से देख सकते हैं। एंड अगर आप देखोगे उस समय तो गूगल भी नहीं था जब आइंस्टाइन स्कूल में थे, बट आज जब आपके पास गूगल है तो एक्चुअली में आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको चीज़ें सिर्फ समझने की ज़रूरत है ताकि आप उसको अप्लाई कर सके रियल लाइफ में। एंड स्कूल के जो लर्निंग मेथड्स होते हैं अभी भी बहुत ज़्यादा लर्निंग बेस्ड होते हैं कि आपको चीज़ें याद रखनी है एंड उस चीज़ को रिप्रोड्यूस करना है, जिसको आप रोट लर्निंग बोलते हो, मगना जिसे आप बोल सकते हो, मगिंग। बट ऐसा है कि धीरे धीरे ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, स्पेशली स्कूल सिस्टम में चेंज लाना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज स्कूल्स तो इतने ज़्यादा हैं। बट कॉलेजेस में फॉर एग्जांपल ऐसे नए ट्रेंड्स आ रही है जिसमें ओपन बुक एग्जाम होते हैं, जिसमें टीचर्स क्या करते हैं, आपको लेट्स से साइंस का एग्जाम है तो आपको साइंस टेक्स्ट बुक ले जाने दिया जाएगा, बट आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें आपको चैप्टर को रीड करके आपको अपना दिमाग लगाना है फिर। सो जिसको आप आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बोलते हो कि अरे ये तो मेरे टेक्स्ट बुक में है ही नहीं क्वेश्चन, क्योंकि टेक्स्ट बुक में इसलिए नहीं क्योंकि अब आपको अपना दिमाग लगाना है। इससे आपको समझ में आएगा कि आप कितना समझ पा रहे हो सब्जेक्ट को। सो ये जो अनयूजुअल लर्नर्स होते हैं ये नॉर्मली बुकिश नॉलेज उतना अच्छा गेन नहीं कर पाते, बट दे आर वेरी गुड इन एक्सप्लोरिंग, नई चीज़ें सीखने के लिए उनके पास बहुत अच्छा स्किल सेट होता है। What can schools do to draw out best in unusual learners? Suggest whatever seems reasonable to you. So ऐसे जो unusual learners हैं उनको सक्सेसफुल बनाने के लिए, ड्रॉ आउट द बेस्ट यानी उनके अंदर के टैलेंट को बाहर निकालने के लिए, उनका बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवाने के लिए स्कूल्स क्या कर सकते हैं। एंड आपको कुछ अपने तरफ से कुछ आइडियाज़ देने हैं। मैं अपनी तरफ से आपको कुछ आइडियाज़ देता हूँ एंड मैं आपको भी एनकरेज करूँगा कि आप अपने आइडियाज़ दें, बिकॉज शायद आप में से कोई एक बच्चा अनयूजुअल लर्नर्स में से एक हो जिनके पास कुछ आइडियाज़ हो कि स्कूल ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो आप इस तरह के आइडियाज़ आप अपने टीचर को दे सकते हो ड्यूरिंग द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। सम ऑफ द आइडियाज़ ये हो सकते हैं, प्रोवाइड आउटलेट फॉर इमेजिनेशन। तो आउटलेट का मतलब हुआ कि एक ऐसा जरिया दें आपको जिसमें आपको इमेजिनेशन करने का मौका मिले। सो ऐसे बहुत सारे तरीके ऑलरेडी स्कूल्स अपना रही हैं, जैसे व्हाट डू यू थिंक करके, थिंक अबाउट टेक्स्ट, थिंक अबाउट लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस है उसमें कुछ आपके इमेजिनेशंस को टिकल किया जाता है। एंड इस तरह से आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें भी आपकी इमेजिनेशन को टिकल किया जा रहा है। सो इस तरह से आउटलेट धीरे धीरे बनाई जा रही हैं एंड आई होप फ्यूचर में भी और ज़्यादा इस पर फोकस दिया जाएगा। प्रोवाइड फोरम टू डिस्कस आइडियाज। सो आप देखोगे कि आजकल डिस्कशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे हैं। जब मैं स्कूल में था तो इतने डिस्कशन के क्वेश्चंस नहीं हुआ करते थे, बट आजकल फोकस किया जा रहा है कि बच्चे ग्रुप में डिस्कस करें, आइडियाज़ डिस्कस करें। बिकॉज होता ही है कि आप एक आइडिया डिस्कस करते हो, उस आइडिया को टेबल पे लाते हो, कोई और पर्सन आपकी आइडियाज़ को देखता है, समझता है, एंड देन वो बोलता है कि नहीं इसमें ये गलत है, आप इसमें ये ऐड करो। सो इवन दो आपका मेन आइडिया है बट उसने कुछ ऐड किया एंड वो आपका आइडिया और भी ज़्यादा सुधर गया हो, देन तीसरा कोई पर्सन आपको एक और आइडिया देता है, एंड ऐसे करके आइडियाज़ पे आइडियाज़ जब जोड़ते हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया सामने आता है। इस तरह के चीज़ों को प्रमोट करने से क्या होगा, आपके अंदर भी स्किल आएगी कि कैसे यू कैन डिस्कस योर आइडियाज़ एंड मेक इट बेटर। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सटेंडेड लर्निंग। एक्सटेंडेड लर्निंग का मतलब ये है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि जो पढ़ाया जा रहा है
वो बहुत कम है एंड दे वांट टू नो मोर. सो फॉर एग्जांपल अगर आपके इंग्लिश में एक चैप्टर है नाउन्स के बारे में, बट किसी बच्चे को यार आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे वर्ब्स के बारे में भी जानना है, मुझे एडजेक्टिव्स के बारे में भी जानना है, मुझे प्रेपोजिशंस के बारे में भी जानना है, मुझे प्रेपोजिशंस को कैसे डिफरेंट वे में यूज़ करते हैं वो भी जानना है. सो स्कूल्स के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए देने के लिए कि अगर कोई बच्चा बोल रहा है मुझे कुछ एक्स्ट्रा सीखना, चाहे वो उस क्लास से बड़े लेवल का भी क्यों ना हो, वो उन्हें अपॉर्चुनिटी दे पाए. इंक्यूबेट आइडियाज़ एंड टीच एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स. इंक्यूबेट आइडियाज़, इंक्यूबेट का मतलब होता है कि जो आइडियाज़ हैं उनको नर्चर करना, उनको ग्रो करने में हेल्प करना ताकि वो रियलाइज़ कर पाओ. सो फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ बनाई, लेट्स सपोज जयपुर फुट अगर आपको पता हो तो जयपुर फुट एक आर्टिफिशियल लेग होता है जिसमें विकलांग लोगों को वो यूज़ करने दिया जाता है ताकि वो जितना हद तक हो सके नॉर्मल चल पाए, व्हील चेयर की उन्हें ज़रूरत नहीं है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जयपुर फुट का कुछ नया डिज़ाइन समझ में आया, क्योंकि जयपुर फुट यूज़ करना बहुत डिफिकल्ट, आप इंटरनेट पे वीडियोस देख सकते हैं, तो आपको ऐसा कुछ मैकेनिज्म समझ में आया कि मैं इसमें ये ऐड कर दूंगा तो थोड़ा मूवमेंट और स्मूथ हो जाएगा, तो जो पर्सन यूज़ कर रहे हैं उनको फील ही नहीं होगा कि ये नकली पैर है. तो आप उन आइडियाज़ को देंगे एंड क्या पता स्कूल में अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हो कि उसमें नर्चर किया जाए, आपको फंडिंग दी जाए एंड आप बच्चे मिलके एक नया जयपुर फुट, एडवांस वर्जन ऑफ जयपुर फुट बना पाएँ. सो इस तरह से क्या होगा, आप को एक नई स्किल भी सीखने को मिलेगी जिसको एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स बोलते हैं. एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स का मतलब हुआ कि कैसे आप नई चीज़ को, जैसे स्टार्टअप्स, आपने सुना होगा नाम, स्टार्टअप्स कैसे स्टार्ट करते हैं, नए बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जाता है एंड क्या क्या चैलेंजेस आती हैं, आपको कैसे नई कंपनी फॉर्म करनी होती है, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं. सो ये स्किल्स अगर आप डेवलप करेंगे तो क्या पता आगे जाके इंस्टेड ऑफ डूइंग जॉब करने से ज़्यादा आप एक नई कंपनी खोलने पे फोकस कर सकते हैं. एंड स्पेशली आज इंडिया को सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. तो आप बच्चे आगे जाके हमारे इंडिया में नए नए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ खोलें एंड आप ग्रोथ में हेल्प करेंगे इंडिया की. इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम, एंड ये भी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत फोकस में है फ़िलहाल. एंड करेंटली कॉलेजेस में तो बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है कि वो जो करिकुलम है उसमें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी ला रहे हैं. इसका मतलब कि स्टूडेंट्स के हाथ में होगा कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं. सो करेंटली फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे ऐसा होता है कि आपके पास कुछ लिमिटेड चॉइसेस होते हैं. पहले तो कोई चॉइसेस नहीं था, फिक्स करिकुलम होता था कॉलेजेस में, बट आपको कुछ लिमिटेड चॉइसेस दी जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसा सब्जेक्ट्स ले सकते हो किसी और डिपार्टमेंट से एंड उसमें आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स ले सकते हो. सो इस तरह से धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है. एंड स्कूल्स में फ़िलहाल ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है, बट जैसा मैंने आपको बताया था कि फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम में कोई करिकुलम नहीं है. दे डोंट फॉलो अ करिकुलम. जिनको जो कुछ सीखना है वो सीख सकते हैं. एंड अगर आपने वो वीडियो देखा होगा फिनलैंड वाला, तो उससे वो क्लियर हो गया कि वो बच्चे एक्चुअली US और यूरोप के बच्चों से ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं, इवन तो उनका कोई करिकुलम नहीं है. सो इसका मतलब ये है कि ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है उससे बच्चों को ज़्यादा फ्रीडम मिलती है चीज़ें सीखने की. एंड शायद ऐसा हो सकता है कि जो अनयूजुअल लर्नर्स हैं, जो अच्छा एक्सेल नहीं कर पाते करिकुलम में, वो सक्सेसफुल हो पा रहे हैं. इस चैप्टर के थिंक इट ओवर क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे मुझे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ओनली डिसेबिलिटी इन लाइफ इज़ अ बैड एटीट्यूड. आपकी लाइफ में जो डिसेबिलिटी है वो सिर्फ ये है कि आपका बैड एटीट्यूड है. सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या आपके पास कुछ ऐसी कमी है फिजिकली, या तो आपका पैर अच्छे से काम नहीं करता है, या आप अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, या आपके हाथ पाँव खराब है, आप पैरालाइज्ड हैं, वॉट एवर इट इज़, कोई भी पर्सन के पास कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, बट वो आपकी लाइफ की एक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं है. डिसेबिलिटी ये है कि आपका बैड एटीट्यूड है टुवर्ड्स लाइफ. इसका मतलब ये होता है कि अगर आप हार मान के बैठ जाए, दिस इज़ वन ऑफ द बैड एटीट्यूड, कि आप हार मान के बैठ गए, अरे मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता. एंड सेकेंडली आप सिर्फ नेगेटिविटी को लेके बैठे हैं कि अब मेरे साथ से बुरा ही होने वाला है एंड लाइफ मेरी क्रूल है. एंड अगर आप ऐसे एग्जाम्पल्स देखें वर्ल्ड में बहुत सारे हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड पीपल हैं बट दे आर एक्सेलिंग, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं. बाहर के एग्जाम्पल में अगर आप देखो तो फुल्ली पैरालाइज्ड पर्सन थे जिनका नाम था स्टीफन हॉकिंग्स, एंड वो लीडिंग साइंटिस्ट थे पूरे वर्ल्ड के. एंड मशीन के थ्रू वो बोलते थे. बिकॉज वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, लोग इस आइडियाज़ के साथ आए कि हम उनकी बातें सुन पाए, तो ऐसी मशीन लगाई गई कि उनकी बातें सुनने का एक ज़रिया मिले. एंड ही वॉज एबल टू स्पीक मशीन के द्वारा, एंड स्टिल ही वॉज डूइंग हिज रिसर्च मरते दम तक. इंडिया से अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल जो मुझे लगता है वो सुधा चंद्रन का लगता है. शी इज़ वन ऑफ द फेमस सेलिब्रिटी इंडिया की. एंड बिफोर शी वॉज एन एक्ट्रेस, आपने देखा होगा शी प्लेड अ कैरेक्टर ऑफ रमोला सिकन, जिससे वो बहुत फेमस हुई. बट उससे पहले ही उन्होंने मयूरी फिल्म में काम किया था. एंड शी वॉज पॉपुलर बिकॉज वो बहुत अच्छी डांसर थी. एंड अराउंड एज 3 से वो डांस कर रही थी.
एंड बाय द टाइम शी वॉज 14-15 वो स्टेज परफॉर्मेंसेज देती थी. बट जब वो 16 ईयर्स की थी तो शी मेट विथ एन एक्सीडेंट. उनका एक एक्सीडेंट हुआ एंड शी लॉस्ट अ लेग. तो उनका पैर में बहुत ज़्यादा चोट आई, इन्फेक्शन होने लग गया था एंड उनका पैर काटना पड़ा. नाउ ऑब्वियसली अगर आप डांसर है तो आपको समझ में आएगा कि आपका पूरा करियर आपके पैरों पे डिपेंडेंट है. वो उनकी इतनी ज़्यादा डिटर्मिनेशन थी अपनी डांसिंग स्किल्स को परस्यू करने की, डांसिंग करियर को परस्यू करने की, कि उन्होंने जयपुर फुट का मदद लिया. एंड जयपुर फुट आई टेल यू उस समय इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था. इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू यूज़ दैट, बट स्टिल पैर ना होने से बेटर सिचुएशन थी एंड उसको पॉजिटिवली लिया सुधा चंद्रन ने एंड शी बिकेम अ सेलिब्रिटी. आप ये जो फोटो देख रहे हैं इसमें शी इज़ एक्चुअली परफॉर्मिंग विद जयपुर फुट. मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दूंगा जिसमें आप देख सकते हैं उनकी लाइफ स्टोरी एंड आप देख सकते हैं कि हाउ शी इज़ परफॉर्मिंग विद जयपुर फुट. अगर मैंने आपको ये बताया नहीं होता कि वो जयपुर फुट पहनी हुई है तो आप रियलाइज़ नहीं कर पाते कि शी इज़ एक्चुअली नॉट हैविंग अ लेग. एंड वो डांस सेलिब्रिटी बनती है, फिर उन्होंने एक्टिंग परस्यू किया और अब उनकी खुद की एक डांस अकेडमी जिसमें वो डांस सिखाती हैं. सो आप नोटिस कीजिए कि अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है लाइफ में तो आपको कोई रोक नहीं सकता है. जस्ट हैव अ गुड एटीट्यूड एंड पीपल विद गुड एटीट्यूड, जिनका एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है, वो मैग्नेटिक होते हैं. बेसिकली वो अट्रैक्ट करते हैं दूसरे लोगों की क्योंकि उनकी इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है. ऑलरेडी लोग उनको आसानी से पसंद करते हैं एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए. कॉपरेशन इज डूइंग विद अ स्माइल वॉट वन एनी हाउ हैज़ टू डू. समहाउ ये वाला जो क्वेश्चन है वो मुझे पिछले क्वेश्चन से रिलेशन में लगा, बिकॉज कॉपरेशन का यहाँ पे डेफिनेशन दी जा रही है कि अगर आपको कोई काम करना है एंड उसी काम को अगर आप स्माइल के साथ करेंगे तो उसको कॉपरेशन बोलते हैं. एंड दिस मीन्स दैट कि लाइफ में ऐसे बहुत सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे आपको बहुत सारे काम दिए जाएंगे, आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, बट अगर आप उसे गुस्से से करें या आप उसे मुस्कुरा के करें, अच्छे एटीट्यूड के साथ करें, इट विल मेक अ डिफरेंस. इट विल मेक अ डिफरेंस कि लोग आपको ऐसा परसीव करेंगे कि आप बहुत कोऑपरेटिव हैं. सो इट मीन्स दैट यू आर वर्किंग टुगेदर हैप्पीली, यू आर हेल्पिंग ईच अदर विलिंगली. आप एक दूसरे की मदद कर रहे हैं अपने मन से, चाह के साथ. ऑलवेज एट गुड बिहेवियर विथ योर टीममेट्स. आप अपने टीममेट्स के साथ हमेशा गुड बिहेवियर के साथ रहते हैं. कीपिंग द स्पिरिट्स हाई. आप हमेशा जो है अपने मूड को हमेशा अच्छा रखते हैं, अपने स्पिरिट को हमेशा हाई रखते हैं. एंड व्हेन यू डू दैट आप दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करते हैं कि वो खुश रहें और हाई स्पिरिट्स में रहें. एंड यू कैरी अ स्माइल विच डिनोट्स दैट यू आर हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ द टीम. एंड आप हमेशा एक स्माइल लेके रहते हो जिससे दूसरों को ऐसा लगता है कि आप उनके साथ काम करके, उनकी टीम में होके खुश हैं. And that also spreads happiness. And this is in some ways about having a good attitude. इस टेक्स्ट बुक के एंड में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है. इट इज़ अबाउट एडवांस पर्सनलाइज्ड लर्निंग. A panel of experts from around the world has identified 14 grand challenges for engineering that, if met, may significantly improve the quality of life on Earth. So एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हैं जो कि फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग से आते हैं. उन्होंने 14 चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए हैं इंजीनियरिंग की, जिससे उन्हें लगता है कि जो अर्थ में क्वालिटी ऑफ लाइफ है बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगी. इसका मतलब ये जो चैलेंजेस है वो पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली फॉर अ पॉजिटिव वे to improve the quality. The US National Academy of Engineering, जिसे NEA बोलते हैं, has revealed that the panel's choices fall into 4 themes: sustainability, health, reducing vulnerability and joy of living. So उनके जो choices हैं, जो ये 14 challenges के choices हैं, वो 4 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं. एक है सस्टेनेबिलिटी, कैसे आप चीज़ों को विद द करंट रिसोर्सेज सस्टेन कर सकते हो फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसे चला सकते हो. एंड दैट मीन्स कि वो ज़्यादा रिसोर्स एक्सटेंसिव नहीं है. ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मांग रहे हो, अरे मुझे इतनी सारी चीज़ें दे दो मैं ये कर लूँगा. नहीं, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ करके कैसे आप सस्टेन कर सकते हो. सेकेंड इज़ हेल्थ, अबाउट द हेल्थ. थर्ड इज रिड्यूसिंग वल्नरेबिलिटी. वल्नरेबिलिटी का मतलब है कमजोरियाँ. सो जो भी कमजोरियाँ हैं उनको कैसे घटाया जाए डिफरेंट सिस्टम्स में. एंड द जॉय ऑफ लिविंग. जॉय ऑफ लिविंग का मतलब हुआ कि जो जिंदगी उसे जीने का मज़ा आए आपको, उस पर भी फोकस किया गया. एंड आई थिंक एडवांस पर्सनलाइज लर्निंग आपका जॉय ऑफ लिविंग के अंदर आएगा, बिकॉज करेंटली बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि जो भी स्कूल्स में लर्निंग हो रही है वो उनके अकॉर्डिंग नहीं है. वो चाहते हैं कि हम डिसाइड करें कि कैसे हमें पढ़ाया जाए. एंड यही ये चैलेंज बताता है कि कैसे लर्निंग को पर्सनलाइज किया जाए, कि जो बच्चा है वो डिसाइड करे कि वो कैसे पढ़े. सो वन ऑफ द 14 challenges is advanced personalized learning, whereby instruction can be individualized based on learning style, speeds and interests to make learning more reliable. So इस चैलेंजेस में बाउंड्रीज क्या हैं, क्या बताया गया, इंस्ट्रक्शंस क्या दी गई हैं कि जो ट्रेनिंग है वो इंडिविजुअलाइज्ड होनी चाहिए, मतलब इंडिविजुअल के बेसिस पे होनी चाहिए. सो फॉर एग्जांपल अगर आप हैं और आपके कोई ब्रदर्स एंड सिस्टर सेम क्लास में हैं, तो आपका करिकुलम और उनका करिकुलम अलग होगा, बिकॉज आप सबकी स्पीड्स अलग हैं, लर्निंग स्टाइल अलग है,
आपके इंटरेस्ट अलग है। सो इस तरह से क्या होगा, जो लर्निंग है, जो आप सीख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होगी। एंड वी कैन बी श्योर कि आप जो पढ़ रहे हैं, आपके जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपके क्लासमेट्स पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ ना कुछ सीख रहे हैं स्कूल के एजुकेशन सिस्टम से। फिर आपके टेक्स्ट बुक में हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में कुछ दिया गया है एंड आई थिंक आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने के लिए। एंड लेट्स रीड इट। Hafiz Contractor was born in 1950. He did his graduate diploma in architecture from Mumbai in 1975 and completed his graduation from Columbia University, New York, USA on a Tata scholarship. So Hafiz Contractor 1950 में पैदा हुए थे। पहले उन्होंने डिप्लोमा किया, ये ग्रेजुएट डिप्लोमा था, बट उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की टाटा स्कॉलरशिप लेके कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, जो कि न्यूयॉर्क में है। Hafiz Contractor commenced his career with T. Khareghat as an apprentice architect, and in 1977 he became the associate partner in the same firm. Between 1977 and 1980, Hafiz was a visiting faculty at the Academy of Architecture, Mumbai. Hafiz कॉन्ट्रैक्ट ने अपना कैरियर स्टार्ट किया टी खरेखात के साथ उनके फर्म में एज एन अप्रेंटिस यानी एज एन इंटर्न 1977 में, एंड उसी फर्म में वो एसोसिएट पार्टनर भी बन गए। 1977 और 1980 के बीच में ही वॉज अ विजिटिंग फैकल्टी एट द अकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई। अब वो फैकल्टी भी बन गए, मतलब वो आर्किटेक्चर सिखाने भी लग गए इन मुंबई। ही इज अ मेंबर ऑफ बॉम्बे हेरिटेज कमिटी एंड न्यू दिल्ली लुटियंस बंगलो जोन रिव्यू कमिटी। वो बॉम्बे हेरिटेज कमिटी के मेंबर भी हैं एंड न्यू दिल्ली लुटियंस बंगलो जोन के रिव्यू कमिटी में भी हैं। सो आप दोनों एग्जाम्पल में आप देखें सुधा चंद्रन का एंड हफीज कॉन्ट्रैक्टर का, कि उन्होंने अपनी जो लिमिटेशंस थी इनकी थी कि वो चीज़ें याद नहीं कर पाते थे, स्कूल उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था, एंड सुधा चंद्र जिनके पैर चला गया था, दोनों ने वो ओवरकम किया एंड फाइनली वो इतने सक्सेसफुल हो गए कि आज वो दूसरों को भी वही चीज़ सिखा पा रहे हैं। His practice had modest beginnings in 1982 with a staff of 2. Today the firm has over 350 employees including senior associates, architects, interior designers, draftsmen, a civil engineering team and architectural support staff. The firm has conceptualized, designed and executed a wide range of architectural projects like bungalows, residential developments, hospitals, hotels, corporate offices, banking and financial institutions, commercial complexes, shopping malls, educational institutions, recreational and sports facilities, townships, airports, railway stations, urban planning and civic redevelopment projects. उनके जो प्रैक्टिस थी 1982 में जब वो आर्किटेक्चर प्रैक्टिस कर रहे थे, तो बहुत ही हम्बल बिगनिंग थी, बहुत ज़्यादा उनके पास काम या बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ 2 लोग थे उनके साथ। बट आज उनके फर्म में अराउंड 350 एम्प्लॉयज़ है, दैट मीन्स अ वेरी बिग फर्म, एंड उनमें सीनियर एसोसिएट्स भी हैं, आर्किटेक्ट्स भी हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स भी हैं, ड्राफ्ट्समैन भी है, एक सिविल इंजीनियरिंग की टीम है, आर्किटेक्चर के सपोर्ट स्टाफ है। सो यू कैन सी कि वैरायटी ऑफ फील्ड से लोग उनके साथ काम कर रहे हैं। और इस फर्म ने बहुत ही ज़्यादा वाइड वेराइटी ऑफ प्रोजेक्ट्स में काम किया है जिसके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, एंड यू कैन सी कि उन्होंने कोई भी ऐसा एरिया नहीं छोड़ा है आर्किटेक्चर का जहाँ पे वो अप्लाई कर सकें, उन्होंने सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। एंड इट शोज़ समथिंग, इट शोज़ कि अगर आपको पता है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली अगर आप उस चीज़ पे काम करें, एंड थर्ड अगर आप उस चीज़ पे भी ध्यान दें, जैसा उनकी मम्मी ने कहा था कि नहीं पढ़ाई मत छोड़ो, पहले तुम जो है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। सो आपको जो मिनिमम लेवल ऑफ काम करना है, अगर आप उस पर भी ध्यान दें, पढ़ाई अच्छे से करें, क्योंकि अगर आप स्कूल फेल कर जाएंगे तो भी आपका करियर स्टॉप हो जाएगा। बिकॉज मानिए या ना मानिए, आज तक भी लोग आपके स्कूल के ग्रेड देखते हैं, कॉलेज के ग्रेड देखते हैं, इन सम वे और द अदर वो दिखाता है कि आप कितने डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग हैं। इस स्टोरी से आपको एक और एंगल मिलता है कि आप निराश मत होइए। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे हैं, सो आप निराश मत होइए, आप खुद को पहचानिए कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, एंड सिर्फ पहचानने से नहीं होगा, आपको उस पर मेहनत भी करनी है। सो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में अगर और पढ़ी तो शायद हमें पता लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते होंगे ड्राइंग्स, तभी जाके उनकी स्किल इतनी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। वो ओवरनाइट उनके अंदर टैलेंट नहीं आया होगा, इवन दो वो गिफ्टेड थे कि उन्हें एकदम से टॉप व्यू और सेक्शनल व्यू समझ में आ जाता था। बट उन्होंने एक लाइन भी कही थी कि शायद मुझे ये चीज़ इसलिए भी आ जाती क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचता था जो मैं दूसरी एक्टिविटीज़ करता था रादर देन पढ़ाई पे ध्यान देने से। सो ये चीज़ आपको सोचना है थोड़ा इसके बारे में कि कैसे आप अपना इंटरेस्ट पहचानें एंड कैसे उस पर फोकस भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। आप हमें फीडबैक्स एंड कमेंट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए आप हमें ढूंढ सकते हैं, हमारी आईडी है आओ पढ़ें। इस टेक्स्ट बुक के नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।